नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुप्रसिद्ध लेखिका गौरा पंत अर्थात शिवानी जी द्वारा लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है के। कहानी के मुख्य पात्र है एक अधेड़ उम्र की डॉक्टरनी, एक नवयुवक जो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, कुछ संतनियाँ, एक किशोरी और एक रसोइया। इन सबको लेकर शिवानी जी ने एक अति विलक्षण कहानी रची है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बड़ी पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। के क्यों माता जी चली गई? फिर वही बेतुका प्रश्न। झुंझलाकर शेखर ने हाथ की पुस्तक पटक दी और उठ खड़ा हुआ। इधर उधर संधानी दृष्टि से देखने पर भी कोई दिखा नहीं। चाहता तो वह अभी भी दीवार फांद कर उस रहस्यमय प्रश्नकर्त्री को खींचकर बाहर ला सकता था, पर वह था संत स्वभाव का मालिक। जानता था कि उसके मकान के दूसरे भाग में 5 प्रौढ़ा संसार त्यागी विधवाओं की राम मंडली रहती थी। स्त्रियों के बीच वह कैसे जाता? पर निश्चय ही प्रश्न उन 5 में एक के भी कंठ का नहीं था। वे नित्य ब्राह्म मुहूर्त में अपने राम राम लिखी हुई आइसक्रीम की सी गाड़ी को ठेलती, संगम की ओर निकल पड़ती और दिन डूबे लौटती। तब यह कौन थी? एक बार उन 5 ने अपने गुरुदेव के आगमन के उपलक्ष्य में विराट भंडारे का आयोजन किया था और प्रसादी कुछ अधिक मात्रा में खा जाने पर 5 को एक साथ ही हैजा हो गया। उसकी पत्नी के ही उन 5 को एम्बुलेंस में लाद कर अस्पताल ले गई थी। कैसे मर्दाने चेहरे थे उनके और कैसा रूखा कंठस्वर। यह मीठी हंसी निश्चय ही उनके गलों की नहीं थी। 4 दिन से जैसे ही वह के को अस्पताल पहुंचाकर लौटता और पढ़ने बैठता, फिर वही प्रश्न, माताजी चली गई? एक दिन तो उसने उचक कर दीवार से झांकी लिया। राम मंडली के दालान में एक लंबी रस्सी तनी थी। उस पर कई रामनामी साड़ियाँ सूख रही थी। एक और एक चमचमाता पीतल का कलशा धरा था और एक मचिया पर कुछ मिर्चें सूख रही थी। आसपास कहीं कोई नहीं था। आज वह निश्चय ही कैसे कहेगा। पत्नी कमला को वह इसी नाम से पुकारता था। कि आती ही होगी। वह पुस्तक लेकर भीतर आ गया। उसके कमरे में पहुंचते ही उसकी के तीव्र आंधी के झोंके की भांति आ गई। वह हमेशा ऐसे ही आती थी। द्वार भड़बड़ाती, कुर्सियां धकेलती, वह हाथ का आला झुलाती हाँफ रही थी। ओ शेखर, बस 10 मिनट निकाल कर आई हूँ। भूख के मारे आंतें कुलबुला रही है। वह जोर से एक कुर्सी पर धम्म से बैठ गई और उसने ऐसा प्रश्न पूछा जो प्रायः पति अपनी पत्नी से पूछता है। क्या क्या है खाने में आज? सब तुम्हारी पसंद का है के? अरहर की दाल, भुर्ता, खड़े मसाले का सालन और रायता। चावल? चावल नहीं बनवाया शेखर? अपनी मांसल बाहुओं का त्रिकोण बनाकर के ने नन्ही मुँह लगी बालिका की भांति अपने गप्पू से गाल फुला लिए। तुम डॉक्टर ने होकर भी भूल जाती हो के चावल तुम्हारे लिए जहर है, जहर। इंसुलिन लिया या नहीं? के ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों रूठती हो डार्लिंग? शेखर ने अपनी प्रणय भीनी मुस्कुराहट से उसे मनाने की चेष्टा की। तुम्हारे लिए तो हमने भी चावल छोड़ दिया है। ऊपर के रोशनदान से सटी 2 आंखें आश्चर्य से फैलती जा रही थी। दोनों थाल परस्कर आ गए। शेखर अपनी नाजुक अंगुलियों से चपाती के नन्हे को और सालन में ऐसे डुबो डुबो कर कुतर रहा था जैसे मुंह में दांत ही ना हो। उधर के अपनी भद्दी चौकोर पहाड़ी भिंडी सी अंगुलियों को चाटती चटकारती पूरी चपाती का एक ही निवाला बनाती ठूंसती जा रही थी। हर कौर के साथ उसका अनर्गल प्रलाप चालू था। छेदी सालन खूब बनाता है पट्ठा। आज शाम को कोफ्ते बनवाना शेखर, पर देखते रहना नहीं तो आधा घी साफ कर देगा। आखिर है तो जात का नाई। वैसे भी अच्छा खानसामा हमेशा चोरी होता है। इतनी बात गांठ बांध ले शेखर। ईमानदार नौकर कभी अच्छा खाना नहीं बना सकता। अगर आज शाम को कोई बच्चा जनने न आ धमकी तो पिक्चर चलेंगे डार्लिंग। फटाफट चटाचट 15 चपातियां भकोस कर 3 विलंबित लय की डकारे ले के उठ खड़ी हुई।
शेखर भी नैपकिन से अपनी पतली मूछें पोंछकर पत्नी को विदा देने उठ गया। आने से पहले फ़ोन कर देना, तुम्हें चाय तैयार मिलेगी के? वह मुस्कुराया। तुम्हारे रहते मुझे कौन सी चीज़ तैयार नहीं मिलती शेखर। सुरसा की भांति मुंह खोले वह अपने तरुण पति को बिदा चुम्बन का ग्रास बनाने लपकी तो रोशनदान वाले ने मुंह में रुमाल ठूंस लिया। हाय, बेचारा अपनी दादी की हम उम्र पत्नी कहाँ से ढूंढ लाया। ठीक है कह रही थी मौसी, चांद का टुकड़ा है हमारा पड़ोसी, और ऐसा शरीफ कि 4 साल से साथ रहते हैं, पर मजाल है जो कभी आंख उठाकर देख ले। मन ही मन किशोरी को हंसी आ गई थी। देखता भी क्या बेचारा, देखने लायक चीज हो और किसी पुरुष की आंखें न उठे तो मैं टांगों तले बिछ जाऊं। मौसी और उनकी 4 वराहदंती सहेलियां भी भला कोई देखने की चीज थी। रात को कोई देख ले तो डर के भाग जाए। मौसी किशोरी की मंझली मौसी थी और राम मंडली की हेड रामनी। अभी 8 दिन पहले यही मौसी अनाथा किशोरी को ठीक विवाह के 7 फेरों के बीच से खींच उसके अभिभावक ताऊ ताई को अपनी लपलपाती जिह्वा के घातक प्रहार से धराशायी कर अपने साथ ले आई थी। इसी पिछले रविवार को किशोरी के कुंवारे मीठे सपनों का सुनहरा प्रसाद भरभराकर चूर हो गया था। उसकी ससुराल वालों ने ही धोखा दिया या राम जाने ताऊ की ही मति भ्रष्ट हो गई। ठीक फेरों के समय दूल्हे को मिर्गी का दौरा पड़ गया था। मौसी ने उसे हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। आप पर हम अदालती मामला चलाएंगे। किशोरी के मुख्तार ससुर फेन उगलते पुत्र को छोड़कर उठ गए थे। अदालत को हम भी खूब समझती हैं। किशोरी के मृत मौसा हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। मिर्गी के रोगी को विवाह की अनुमति अदालत कब से देने लगी? मौसी किशोरी को धड़ल्ले से खींच ले गई। तुम तो खाओ पियो मौज करो, तुम्हारा इंटर का रिजल्ट निकलते ही हम तुम्हें बोर्डिंग में डाल देंगी। मौसी ने उसे आश्वासन दिया था। मौसी का दल दिन भर कीर्तन करने निकल जाता और वह उस विराट कक्ष में अकेली रह जाती। 2 बड़े बड़े कमरे थे, न पलंग न कुर्सी न मेज, कुछ भी नहीं, बस कुश की शैया में भूमिशयन, न कहानी की पत्रिकाएं न उपन्यास। कल्याण के स्तूपाकार गट्ठर, जरी सलमा सितारे जड़े ओम के बीच में नजरबंद अंगूठा चूसते श्री कृष्ण का एक विशाल तैल चित्र और संगमूसा की चौकी पर धरी गुरुदेव की स्वर्ण पादुका। मौसी उसे ताले में बंद करके जाती थी। देख केशी, ताक झाक मत करियो, तेरा ससुर बड़ा 420 है, ना जाने कहाँ से ताक लगा रहेगा, इसी से ताला डाल जाती हूँ। पर चंचल किशोरी नए पकड़े गए जंगली तोते की भांति अपने चमचमाते पिंजरे में चोंच मारती रहती। कहाँ तो सखियों के साथ ही ठीक अधूरे विवाह की ताजी स्मृति और सहसा जगाए और बरबस सुला दिए गए सहस्त्र अरमान, और फिर यह बंदिनी का सा जीवन। वह तो 4-5 दिन से यह नित्य नवीन नाटक मिले जा रहा था। कितना मजा आ रहा था देखने में। कैसा गौर रंग है और कैसा ऊंचा कद, पर मरे को और कोई नहीं मिली थी जो अपनी दादी को ब्याह लाया। वह भी कैसी बदसूरत, फूले फाले गाल, सन से सफेद बाल, उस पर चूमती कैसी है बेहया। वह तो मारे शर्म के मर गई थी। मौसी उसे पूरी कहानी सुना चुकी थी। डॉक्टरनी के पिता बहुत बड़े जमींदार थे। अपनी कुत्सित पुत्री के लिए वर नहीं जुटा पाए तो डॉक्टरनी बना दिया। ईश्वर भी तो सबोर से आंख नहीं मूंदता। रूप से वंचिता किया पर बुद्धि का कोठा ठसाठस भर दिया। कमला डॉक्टरनी बनकर निकली तो अंगुलियों से अमृत संजीवनी टपकने लगी। नाड़ी धरते ही रोग का निदान कर देती वह विलक्षणा डॉक्टरनी। कैसा भी कठिन प्रसव क्यों न हो, वह पल भर में सुलझा देती। पिता की मृत्यु के पश्चात वह माँ के भारी गहने, पिता के शेयर्स और अटर बटर समेत अपनी नई नौकरी का भार संभालने शहर चली आई। अब वह प्रौढ़ हो चली थी। पेशे में सदा से घिसी मंझी अंगुलियां और मंज गई थी, पर विराट बंगले के एकाकी प्रवास ने उसके मर्दानी चेहरे को और भी रूखा और कठोर बना दिया था। बल्कि कई लोगों का तो कहना था कि उसकी विलक्षण प्रतिभा का राज उसके कठोर स्वभाव और रूखे कंठस्वर में छिपा है। पीड़ा से कराहते जच्चा को वह एक ऐसी धमकी लगाती कि गर्भस्थ शिशु सहम कर भूमि पर आ जाता।
ठीक जैसे विदेशों में अथाह समुद्र की जलराशि के बीच जहाज में यात्रा कर रही इक्की दुक्की जच्चा को बंदूक दाग कर सहमा कर अनाड़ी खलासी प्रसव करा देते थे और नवजात शिशु का नाम धरा जाता था सन ऑफ ए गन। ऐसे ही यह रौबदार डॉक्टर ने अब तक न जाने कितने सन्स ऑफ गन्स को अपने कठोर कंठस्वर की बंदूक दाग कर जन्मा चुकी थी। डॉक्टरनी के मित्रों की संख्या प्रायः नहीं के बराबर थी। एक तो वह पेशे में चतुरा नारी जानती थी कि डॉक्टरी पेशे में अधिक मित्र न बनाना ही बुद्धिमानी है। बिना फीस के मित्रों को देखो, फिर उनके मित्रों को देखो और फिर और उनके मित्रों को देखो। वह बिना फीस के किसी रोगिणी की नब्ज भी नहीं छूती थी। मंगल को वह घर पर ही मरीज देखती थी। इससे डोली, पालकी, तांगो, इक्को की एक लंबी कतार दूर तक ऐसे खींची रहती जैसे फाफा मऊ का बाजार लगा हो। एक दिन वह ऐसी लंबी कतार को बारी बारी से देख रही थी कि क्यू के अंत में खड़े एक सिर मुंडे से उदास पीले चेहरे के युवक को देखकर चौंक गई। चेहरा कुछ पहचाना सा लग रहा था। सदा वह क्यू के क्रम में खड़े व्यक्तियों को बिना क्यू तोड़े उसी क्रम से बुलाया करती थी, पर उस पीड़ित सुंदर चेहरे की अनकही व्यथा ने उसे पिघला दिया। जाओ जरा उस लड़के से पूछ कर आओ, क्या वह मरीजा को अपने साथ लाया है? बड़ा घबराया सा लग रहा है, उसने अपने कंपाउंडर से कहा। घाघ कंपाउंडर ने चौंकी। आज तक तो कोई कितना ही घबराया क्यों ना हो, मालकिन कभी नहीं पसीजी। उसका कोई बीमार नहीं है सरकार, कहता है आप ही से काम है। सुनकर डॉक्टरनी की उत्सुकता बढ़ गई। उससे मिलने वाले तो आज तक अपने मरीजों के ही प्रतिनिधि बनकर आते थे। इस छबीले जवान को भला उससे कौन सा काम हो सकता था? डॉक्टरनी ने उसे अपने निजी कमरे में बुलवा भेजा। वास्तव में उस नव युवक के चेहरे की कमनीय कांति दर्शनीय थी। उसका रंग पांडुरोग की सी पीली कांति लिए था। पीलिया पीलिया तो नहीं हुआ बेचारे को। बेचारा कमजोर लिवर का शिकार होगा। डॉक्टरनी ने मन ही मन उसकी जांच कर ली थी। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? डॉक्टरनी ने मुस्कुराकर पूछा। युवक बेहद घबराए लग रहा था। उसने बिना कुछ कहे ही एक लिफाफा बढ़ा दिया। मुंशी जी की लिखावट देखकर डॉक्टरनी चौंकी। उसके पिता के मुंशी के हाथों लिखा गया अनुनयपूर्ण पत्र था। वे एक लंबे अरसे से बीमार हैं, बचने की उम्मीद कम है। शेखर, उनका इकलौता पुत्र, इलाहाबाद में ही किसी आत्मीय के यहाँ कठिन परिस्थितियों में पढ़ रहा है। अब उसी मेधावी पुत्र को वे उसके पास बड़ी आशा से भेज रहे हैं। उनकी मृत्यु तो आसन्न है। क्या शेखर को उसके चरणों में वे डाल सकते हैं? अपना छोटा भाई ही समझ लेना बेटी, उन्होंने लिखा था। तो तुम मुंशी जी के बेटे हो? डॉक्टरनी ने चश्मा उतार कर मेज पर धर दिया। जी, युवक ने आंखें झुका ली। क्या पढ़ रहे हो? जी, इसी वर्ष फिजिक्स में एमएससी का फाइनल दे रहा हूँ। रहते कहाँ हो? अतर सुइया में पिताजी के ताऊ के दामाद है, उन्हीं के पास रहता हूँ। ओह, बड़ी दूर की रिश्तेदारी ढूंढी। आजकल तो अपना ही दामाद नहीं पूछता, फिर ताऊ का दामाद भला क्या पूछेगा? तुम यहीं क्यों नहीं चले आते? क्यों, यहाँ आना पसंद नहीं करोगे? जी, युवक हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। मैं इस इरादे से नहीं आया था। असल में बात यह है कि पिताजी नहीं रहे। कहते कहते अचानक ही वह लंब तड़ंग युवक नादान बच्चे की भांति सुबकने लगा। बीच बीच में वह पैंट की जेब में हाथ डालकर रुमाल निकालने की चेष्टा कर रहा था, जिसे शायद वह घर पर ही भूल आया था। डॉक्टरनी ने अपना रुमाल उसकी ओर बढ़ा दिया। वह कृतज्ञता से गदगद हो गया। आपको बहुत मानते थे पिताजी, कहते थे बड़ी शाहदिल हैं, तुम पर कभी विपत्ति आए तो निसंकोच चले जाना। तुम यहीं क्यों नहीं चले आते? उस सुंदर नवयुवक के सम्मुख अपनी शाहदिली का शीघ्र परिचय देने डॉक्टर ने व्याकुल हो उठी। इतना बड़ा बंगला है, उसने बड़े गर्व से दोनों हाथ फैलाकर अपने बंगले का अहाता दिखाया। मैं तो दिन भर अस्पताल में रहती हूँ, तुम निचला एक पूरा सेट ही ले सकते हो। आराम से पढ़ना, 2-3 नौकर है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। स्वच्छ बंगले की छटा, मखमली धूप का आमंत्रण और फिर परम स्नेही प्रौढ़ा गृह स्वामिनी के मात्र तुल्य आग्रह ने क्षण भर के पाहुने को सदा के लिए ही बांध लिया।
दूसरे दिन वह एक रंग उड़ा फूलदार बक्सा, ढेर सारे मैले कपड़ों और पुस्तकों की सम्मिलित पोटली लटकाए ससंकोच डॉक्टरनी के बरामदे में खड़ा हो गया। दुर्भाग्य से डॉक्टरनी अस्पताल गई थी। चौकीदार ने उसे चीर कर धर दिया। जिसे देखो वही साला पोटली लटकाए बंगले पर खड़ा है। ये कोई सदर अस्पताल है या सराय? जाओ, मरीज लेकर वहीं जाओ। इतने में ही डॉक्टरनी आ गई। उसने एक डांट लगाकर चौकीदार को भगाया और बड़े आदर यत्न से अभ्यागत को भीतर ले गई। देखो छेदी, उसने अपने सबसे चुस्त नौकर को बुलाकर कहा, ये हमारे मुंशी जी के बेटे हैं, अब यहीं रहेंगे। इन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो, समझे? हमारे कंसल्टिंग रूम के बगल के दोनों कमरों में इनका सामान लगवा दो। और इस प्रकार शेखर दिन प्रतिदिन कृतज्ञता के प्राणलेवा दलदल की गहराई में डूबने लगा। कितना ही काम क्यों न हो, डॉक्टर ने उसे साथ बिठाकर खिलाती। सुबह 4 अंडे, दलिया, मक्खन, डबल रोटी, 1 गिलास हिसार की भैंस का दूध, साथ में मल्टीविटामिन के 17 गोलियां। पिता के ताऊ के दामाद के यहाँ अजवाइन डले नमकीन परांठे खाने का अभ्यस्त शेखर का निरीह पेट विद्रोह कर बैठा। उसे अपच हो गया, पर डॉक्टरनी के झोले में अपच की भी तो रामबाण गोलियां रहती ही थी। वह 2 ऐसी गोलियां भी खिला देती। धीरे धीरे अंडों की जर्दी गालों पर सुर्खी बनकर फैलने लगी। उदास पुतलियों की उदासी धूल पुछ गई। रही सही कसर शहर के नामी दर्जी ने पूरी कर दी। सुरुचि से छांटे और सिलाए गए कपड़ों में शेखर का व्यक्तित्व उभर आया। उसे लेकर कभी कभार डॉक्टरनी घूमने निकलती तो लोग कहते, डॉक्टरनी ने एक बड़ी सजीले नौजवान को गोद लिया है, अब अपनी सारी संपत्ति भी उसी के नाम लिख रही है। यहाँ तक कि आसपास के समृद्ध ग्रहों से तिलक के नीलामी डंके भी बजने लगे। पर तभी डॉक्टर ने गजब कर बैठी। वैसे तो संसार का नियम ही सा बन गया है कि रक्षक एक न एक दिन भक्षक बन ही जाता है, पर जिस तेजी से बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के ही डॉक्टरनी ने शेखर को वर्षों से दबाई अपनी क्षुधा का ग्रास बना लिया, उसके लिए समाज प्रस्तुत नहीं था। जैसे कसाई खस्सी बकरे को यत्न से खिला पिलाकर एक दिन उसकी मोटी गर्दन पर छुरी फेरी देता है, ऐसे ही शेखर की गर्दन भी मोटी होते ही नप गई। खबर से पूरे शहर में तहलका मच गया। कोई कहता, अधेड़ डॉक्टरनी की मति मारी गई है, जवान छोकरे की लुटिया ही डुबो दी। कोई शेखर को ही दोष देता, अरे क्या कोई बच्चा था जो जलेबी खिलाकर फुसला लिया। पर शहर में एक भी घर ऐसा नहीं था जो डॉक्टरनी के एहसानों से ना दबा हो। इसी से जिस तेजी से कटु आलोचना का गगनचुंबी ज्वार उठा था, उसी तेजी से उतर भी गया। अधेड़ डॉक्टरनी अब धड़ल्ले से अपने नौजवान पति को लिए घूमने लगी। अब वह अपने सफेद बालों के बीच सीधी मांग निकालती, उसमें आधा पाव सिंदूर बिखेरती, पैरों में उसने बिछुए पहन लिए, यहाँ तक कि उसने नाक छिदवाकर हीरे की एक लौंग भी डाल ली। बड़ी कठिनता से प्राप्त सौभाग्य दस्यु को वह पतिव्रता के कानून की एक एक हथकड़ी से बंदी बनाकर रखना चाह रही थी। छोकरे से पति के साथ वह सिर ढांक ढोक कर परिचित मित्रों के अभिवादन का सलज्ज प्रत्युत्तर ही नहीं देती, अपने पति का निर्लज्ज परिचय भी दे डालती। इनसे मिलिए, मेरे पति शेखर कुमार। मिलने वालों की समझ में नहीं आता कि उस अभागे को बधाई दे या सहानुभूति के शब्दों से उसका अभिषेक करे। डॉक्टरनी ने विवाह के 5वें दिन ही हनीमून की जोर शोर से तैयारी कर दी। जिन साड़ियों के शोक रंगों को अपने यौवन काल में लाठी लेकर उसने खदेड़ दिया था, वे उसकी प्रौढ़ावस्था में और भी शौकी से मचल उठे। अब वह लाल, पीली, नीली, नई चटकीली भड़कीली साड़ियाँ ले आई। झुर्री पड़े गालों पर अस्वाभाविक सुर्खी का प्रलेप थोपकर माँ के भारी भारी मगर कानों में लटकाकर वह देखने वालों की दृष्टि में हास्यास्पद किंतु अपनी दृष्टि में स्वयं अपूर्व सुंदरी दिखने लगी। लंबे हनीमून के दौरान नैनीताल, काश्मीर, शिमला, मसूरी आदि नापने के सुदीर्घ प्रवास काल में यत्न से संवारा गया बंगला किसको सौंपा जाए, यह एक मुख्य समस्या थी। उसी समय जैसे छप्पर फाड़कर राम मंडली टपक पड़ी के अपने विवाहोल्लास की वारुणी के मद में चूर थी। पहले कोई किराए पर बंगला उठाने का प्रसंग उठाता तो वह चांटा कस देती, पर अब उसने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। सामान्य से किराए पर ही आधा बंगला उठ गया।
देखने में साक्षात डाकिनी शाकिनी से 5 विधवाओं को प्रतिवेशिनी बनाने में भला आपत्ति ही क्या हो सकती थी। कोई सुंदरी षोडशी होती तो शायद वह 2 घड़ी सोचती भी। तब से राम मंडली वहीं जमी थी। यही नहीं, सबसे बड़ी हेड रामनी से तो के का बहनापा भी हो गया था। वही 5 में सबसे अधिक रसिक स्वभाव की भी थी। के हनीमून से लौटी तो उसकी रसपूर्ण यात्रा का विवरण सुनने में हेड रामनी को अपनी बद्री केदार की यात्रा से भी अधिक आनंद आता। पर इधर जब से किशोरी आई, वह जानबूझकर ही अपनी सखी के पास नहीं गई थी। किशोरी उसकी मृत छोटी बहन की पुत्री थी और भाग्य शत्रु ने अचानक किसी हथगोले की ही भांति उसे हेड रामनी पर फेंक दिया था। के का ईर्ष्यालु स्वभाव उससे किशोरी के आगमन की बीसियों कैफियतें मांगेगा। उसे बोर्डिंग में डाल देगी तब कहेगी कैसे। किशोरी को तो वह बाहर झांकने भी नहीं देती थी, पर किशोरी क्या बिना झांके मान जाती। चौथे दिन 5 मौसियां संगम को गईं और के को अस्पताल पहुंचाकर शेखर पुस्तक लेकर आंगन में बैठा ही था कि उसने फिर पूछा, क्यों माताजी चली गई। शेखर जैसे पहले ही तत्पर बैठा था। फिर कैसी तन्वी क्यों न हो, 4 दिन के निरंतर बोझ से उस नीम की डाली कुछ झुकाई थी जिस पर वह रोज सवार हुआ करती थी। 2-3 दिन धानी नीली साड़ी के भ्रामक रंग पत्रों के बीच किशोरी काया को धूमिल बनाकर बचा लेते थे। आज की लाल जयपुरी चूनर हरी घास में चमक उठी। फिर शब्दवेदी प्रश्नबाण का स्वर भी तो कुछ कांप गया था। शेखर ने लपक कर डाल पकड़ ऐसे हिलाई जैसे पक्का फल गिरा रहा हो। टप से टप के आम सी किशोरी टपक पड़ी। क्षण भर को भी पकड़ने वाला चूकता तो हाथ पैर चूरमार हो गए होते। शेखर ने किसी रिफ्लेक्स एक्शन की प्रेरणा से उसे संभाल लिया था। नित्य अधेड़ थुलथुली काया को थामने की अभ्यस्त पुष्ट आजानु भुजाएं थरथरा गई। सहमकर उसने छटपटाती किशोरी को जमीन पर छोड़ दिया। शेखर अचानक घबरा गया। मित्रों, कौन थी यह किशोरी? कहाँ से आई थी? यहाँ क्या कर रही थी? क्या शेखर से उसकी मित्रता होने वाली थी? शेखर और उस किशोरी की क्या कोई नई कहानी बनने वाली थी? कि इस विषय में जानकर किस तरह का रिएक्शन देने वाली थी? इस सब को जानने की अगर आपको उत्सुकता है तो शीघ्र ही मैं इसका दूसरा भाग भी पढ़ने वाली हूँ। तब तक के लिए विदा। कहानी अधूरी है लेकिन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।